जय हिंद। मिशन जेआरएफ के परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग कहानी देखेंगे। इकाई 7 में हमारी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। हम एक एक कहानी को बारी बारी से देखेंगे। हम लोग इकाई 8 देख रहे थे। नाटक, लगभग सभी नाटक हो चुके हैं। जो नाटक बचे हैं वो धीरे धीरे कर दिया जाएगा। चलिए, आज क्लास प्रारंभ करने से मैं आप सभी को एक छोटा सा जानकारी दे दूं कि मिशन जेआरएफ हिंदी, मिशन जेआरएफ हिंदी इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप भी है। अगर आप वहां से जुड़ते हैं तो आपको क्यूज़ करने का मौका मिलेगा और सभी प्रश्नों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा। उस ग्रुप का ये लिंक है। अगर आप वहाँ से जुड़ पाते हैं ठीक है, और यह हमारा व्हाट्सअप नंबर, अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें। देखिए, चंद्रदेव, यहाँ आपको समझना पड़ेगा चंद्रदेव, चंद्रदेव किससे कह रहे हैं। उस समय के तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड कर्नवालिस, उन्हीं को यह चंद्रदेव कह के संबोधित कर रहे हैं। चंद्रदेव और इनके बीच की बातें। यह कहानी मुख्य रूप से संवादात्मक कहानी भी कह सकते हैं, क्योंकि बातें हुई है, संवाद हुई है दो लोगों के बीच, यानी एक तरफा भले ही संवाद हुआ लेकिन है तो वो संवाद ही। चंद्रदेव को बार बार ये कहे जा रहे हैं ऐसे ऐसी बातें हैं, लेकिन चंद्रदेव उधर से कोई जवाब नहीं देते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के जो लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष, जैसे हर बार हम उन कवियों के विषय में विस्तार पूर्वक देखते हैं, आज इनके विषय में भी देखेंगे। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है। यह जो राजेंद्र बाला घोष हैं, वह अपना उपनाम जो रखती थी वह बंग महिला के नाम से लिखती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो वर्तमान स्थितियां अंग्रेज़ों की थी, अगर कोई भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध कुछ भी लिखते थे तो उन्हें किसी न किसी रूप से बंदी बना लिया जाता था। उनके ऊपर इतना भारी जुर्माना लगा दिया जाता था कि वह दोबारा लिख ही नहीं पाती थी या लिख नहीं पाते थे। इसलिए सब लोग अपना उपनाम से लिखते थे। अब ज़्यादातर देखेंगे आधुनिक काल के जितने कवि हुए सब अपने उपनाम से ही लिखा करते थे। अगर वो उस नाम पे कोई आपत्ति होती थी वो दूसरा फिर उपनाम पकड़ लेते थे। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कथाकार होने का गौरव प्राप्त है। दुलाई वाली, यह कहानी एक है इनकी दुलाई वाली, जो हमें आगे पढ़ना भी है। दुलाई वाली कहानी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। दुलाई वाली जो कहानी है वह हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुई। कहा जाता है कि बंग महिला के जो पूर्वज थे वह लॉर्ड कर्नवालिस के समय मिर्ज़ापुर, जो बनारस में आपका पड़ता, वहाँ आ गए थे और बहुत सारे ज़मीन अंग्रेज़ों से वे लिखवा लिए थे और धीरे धीरे वहीं के वो मूलवासी हो गए। राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में मिर्ज़ापुर नगर के बरिया घाट में हुआ था। बरिया घाट कोई गांव का नाम होगा, मिर्ज़ापुर वहीं इनका जन्म हुआ था। राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी और चारू बाला दोनों था। बंग महिला की शादी जो हुई वह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुई, जो मिर्ज़ापुर के जॉर्डन कंपनी में काम करते थे। बंग महिला बंगाल की पत्र पत्रिकाओं में भी प्रवासिनी नाम से लिखा करती थीं। सन 1916 में पति की मृत्यु तथा इससे पूर्व 2 संतानों की असामयिक निधन से बंग महिला सदमे में चली गई
और उनकी वाणी सदैव के लिए मौन हो गई। भाइयों एवं उनके परिवारों के बीच रहते हुए 24 फरवरी 1949 में मिर्जापुर में ही बंग महिला ने अंतिम सांस ली, अर्थात 24 फरवरी 1949 में इनकी मृत्यु हो गई। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका मानी जाती थी। राजेंद्र बाला घोष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ की। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से लिखती थी, वह किस उपनाम से अपनी लेखन का कार्य करती थी, तो शुक्ल जी की प्रेरणा से वह लिखना प्रारंभ किए। बंग महिला को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे जो हमेशा पूछे जाने की संभावना ही बनी रहती है, क्योंकि आप किसी कवि के बारे में पढ़ते हैं तो आपको उसके संबंधित बातें आपको कहीं दूसरे तीसरे जगह बहुत ढूंढना पड़ता है, और हम ये काम आप लोग के लिए सरल कर देते हैं, एक जगह जमा कर देते हैं। आप इन सभी डाटा को अच्छे से लिख करके नोट करके याद रखेंगे और यह परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। कुंभ में छोटी बहू 1906 सरस्वती पत्रिका में। दान प्रतिदान 1906 सरस्वती। दुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका। मुरला 1908 सरस्वती पत्रिका। भाई बहन 1908 बाल प्रभाकर पत्रिका में। हृदय परीक्षा 1915 सरस्वती पत्रिका में। और दलिया 1909 सरस्वती पत्रिका में। और मन की दृढ़ता 1915 में प्रकाशित हुई थी। एक कहानी 1915 से आप एक और याद रखिएगा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। उसने कहा था 1915 में यह कहानी प्रकाशित हुई जो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है, और हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। आप लोग कमेंट में बताएंगे उसने कहा था कि यह कहानी के लेखक कौन हैं और यह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब इतनी सारी कहानियां, इसमें आप क्रम से याद रखेंगे कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, इसको भी याद रखेंगे। कौन कौन सी याद रखनी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, भाई बहन और दलिया। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर पूछने की संभावनाएं बनी रहती है और कई बार पूछा भी गया है क्रम में भी। बंग महिला की कुसुम 1912 कहानी संग्रह में अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। यानी कि कुसुम 1912 कहानी संग्रह किनका? बंग महिला का कहानी संग्रह है। बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई के पर्वत 1902, राई के पर्वत किनका है? बंग महिला की अनुदित कहानियां हैं, बहुत ज़्यादा यह चर्चित रही अपने समय में। बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का एकल भावदेव पांडे के संपादन में बंग महिला रचना समग्र का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा सन 1879 में किया गया। अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ेंगे। हम लोग कहानी देख रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। उनसे संबंधित जुड़े जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वह हम लोग देखें। हम लोग अब देखेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक मिनट समय देंगे। कुछ चीज़ें छूट गई है जो अब मैं आपको उससे बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। गोपाल राय के अनुसार चंद्रदेव से मेरी बातें में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की प्रशंसा पर करारा व्यंग है। यह कथन किनका है? तो यह कथन गोपाल राय का है। भावदेव पांडे भी एक बात कहते हैं कि बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को
केंद्रीय तथ्य बताया। यह कहानी की पहली राजनीति कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुसूचित दबदबे का रेखांकन है। लक्ष्मी सागर वासरने ने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के विषय में अपना एक निबंध वो लिख रहे थे, नवनीत उसमें चर्चा किए हैं। कह रहे हैं वह कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। यह बात कौन कहते हैं? तो लक्ष्मी सागर वासरने कहते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में सब चीज़ें लिख पाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके वजह से वो चीज़ें छूट गई। चलिए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी में कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। कौन कौन पात्र हैं उसको देखेंगे। जैसे भगवान चंद्रदेव, यह जो आप देख रहे हैं भगवान, तो यह भगवान चंद्रदेव उनका एक पात्र हो गया। कथा नायिका जो कथा कह रही हैं। धन्वंतरी जो फैमिली डॉक्टर हैं। चित्रगुप्त देवताओं का चीफ जस्टिस और लॉर्ड कर्जन, यह कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं। चलिए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मेरे दृष्टिकोण में था, हमने लगभग आपको सारी बातें बता दी। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। कहानी पढ़ने के दौरान जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगे हम लोग उसका चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान चंद्रदेव, आपको एक तो याद रखिएगा, भगवान चंद्रदेव, इन्हीं को संबोधित करके पूरी कहानी लिखी गई है और यह एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो सुनी सुनाई सी बातें मत करना। क्या होता है? देखो सुनी सुनाई सी मत करना, सुनी अनसुनी सी मत करना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यानी कि भगवान चंद्रदेव को ये क्या कह रहे हैं? बूढ़े। भगवान चंद्रदेव को ये क्या कह रहे हैं? बूढ़े कह रहे हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, भगवान चंद्रदेव को ये क्या कह रहे हैं? बूढ़े। आप इतने पुराने तो सही, पर काम सदा से एक ही स्थान पर करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट मतलब महकमे में ट्रांसफर अर्थात बदली होने का नियम नहीं है क्या? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? यानी कि पेंशन की बात भी इसमें किया गया है। बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस अर्थात नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय, नगर, पर्वत,
जंगल और झाड़ियों का भ्रमण करते। यानी कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से यह बात पता चला कि प्रकृति का भी वर्णन इसमें आया है। अतः मैं अंत में इस वृद्ध अवस्था में, देखिए वृद्ध, बार बार वृद्ध की बात आ रही, एक बार बूढ़े की बात आई और एक बार वृद्ध की बात आई, यानी कहीं ना कहीं चंद्रदेव को वो एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति समझ रहे हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी का एक शहर का नाम आया है काशी, काशी से पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव बार बार कह के ये संबोधित कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन अर्थात निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड करजाइन, इसको याद रखिएगा, प्रभु भारत का उसमें वर्तमान वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, इसको याद रखिएगा। भारत का प्रभु लॉर्ड करजाइन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपके आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतीयों की भांति कृशांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। भगवान चंद्रदेव को एक और किस नाम से संबोधित किया गया है, महात्मा, स्वभाव से महात्मा है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ देंगे कि चंद्रदेव को स्वभाव से कैसा कहा गया है, तो स्वभाव से वे महात्मा है। मैं विश्राम करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थाई भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमिश्नर का मेंबर तो नहीं, किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। एक बात आप यहाँ समझिए, इस कहानी को पढ़ने के दौरान एक बात है जो निकल करके सामने आ रही है कि अंग्रेज लोग बड़ा पक्षपात करते थे। किस बात पे पक्षपात करते थे कि भारतीयों को कभी भी अच्छे पोस्ट पे, वो बड़े पोस्ट पे नहीं रखते थे। वह हमेशा ग्रुप डी, ग्रुप सी, कभी भी ग्रुप ए, ग्रुप बी की बात वह भारतीयों के लिए नहीं करते। सदैव वो ग्रुप डी, सबसे थर्ड क्लास की जो नौकरी होती थी, सिपाही में या फिर कांस्टेबल में, जितने मतलब छोटे छोटे कह सकते हैं, वही सब उन लोग की नौकरी दी जाती थी। कभी भी उन लोग को बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज एक तरफ से अपने जाति वालों की तरफ से पक्षपात कर रहे हैं, वही बात इसमें कहा गया है। क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे सब अब भी हैं। यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि लेखिका महिला है, इसलिए कह रही, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़प्पन से ही चश्मा धारण करने लगी है। देखिएगा, भारतीय लोगों को क्या हुआ कि आँख की रोशनी बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ आँख की रोशनी, यहाँ उस रोशनी की बात नहीं हो रही है जो हम लोग चश्मा लगा लेते हैं। यानी कि यहाँ के लोगों को सच्चाई और अपने भविष्य को दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ उस चश्मे की बात करके व्यंग्यात्मक रूप से बातें कह रहे हैं, भारत लोगों को लड़प्पन पे ही चश्मा धारण कर लेते हैं।
इस कारण आप हमारे दिनहीन छिन्न प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। ए तब हालांकि आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि देखिएगा अमावस्या की बात कर रही है कि हॉलिडे अर्थात छुट्टी, यानी कि अमावस्या के दिन चांद पूर्ण रूप से छिप जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है चंद्रदेव अर्थात चांद की ये बात करें, चांद के रूप में संबोधित कर रहे हैं कि आपको अमावस्या के दिन तो जरूर छुट्टी मिलती होगी। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे मेरे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, एक और शहर काशी के बाद किस शहर की बात आती है यहाँ कलकत्ता, क्योंकि 1912 में कलकत्ता राजधानी से दिल्ली रखने का प्रस्ताव हुआ था। यानी कि पहले हमारी राजधानी, भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। 1912 में उसे प्रस्तावित किया गया कि राजधानी को दिल्ली कर दिया जाए और फिर 1913 या 14 में हमारी राजधानी दिल्ली हो गई थी। उससे पहले कहाँ थी? कलकत्ता। तो यह जब कहानी 1904 में प्रकाशित हुई थी उस समय यह हमारी राजधानी कलकत्ता थी। तो काशी के बाद एक और शहर का वर्णन कहाँ था? कलकत्ता का। तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेने अवश्य ही उचित है, देख लेना तो अवश्य उचित है। वहाँ के कल कारखाने को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा हैं निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ क्या करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ जिसमें आप अपनी निर्मल चंद्रिका की को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट में सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उसी में यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सुदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं, यानी कि सभी देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। किसी का गज अर्थात हाथी जैसे, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु, इसको याद रखिएगा, श्वेतांग महाप्रभु को आप जरूर एक बार याद रखिएगा कि श्वेतांग महाप्रभु का वर्णन है। इसकी कुछ चीज़ें आगे आपको देखने को मिलेगा। श्वेतांग महाप्रभु जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट से इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ की पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिदो उद्भवा त्रिलोक्या पावनी सूरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रहे हैं। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे
वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी हीरनी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी के समान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, यानी कि एक बात और यहाँ निकल के आई, सेनापति के रूप में किनको कहा गया? कार्तिकेय बाबू। कार्तिकेय बाबू कौन है? तो यह शंकर जी के दूसरे पुत्र अर्थात गणेश जी के भाई हैं। कार्तिक के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जचते हैं। यानी कि सेनापति किस रूप में दिखते हैं? वो बंगाली बाबू के रूप में दिखते हैं। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। कार्तिक जी का वाहन क्या है? मयूर है। बस इससे भी उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। एक मिनट। वहां के मिंट अर्थात टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की अचकचा जाएगी। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सबसे विश्वमयोत्पादक अपूर्ण दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल विपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानी आदि पंडितों की चेष्टा को छू जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ावे वे फलीभूत न होंगे? शायद, पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान, देखिए एक और नाम यहाँ क्या आया? सूर्य भगवान, जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय पूर्वक करती हूँ कि आप लोग अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के वंशधरकों साम्राज्य है, और न अब भारत वह राष्ट्र श्यामल स्वर्ण प्रसूत मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु वह इस सुविशाल भारतवर्ष के राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतले की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं।
वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत का भ्रमण करने आए तो आपके फैमिली डॉक्टर, एक चीज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट आ गया, आपके फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय, फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस, एक और नाम आया, देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त। देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त को साथ अवश्य लाएंगे। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों को सन्निकट चिकित्सा संबंधित बहुत शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। प्लेग महाशय, यानी कि किस बीमारी का वर्णन किया गया? प्लेग बीमारी का वर्णन किया गया। प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों का प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज का दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। यानी कि इंडियन पिनल कोड की भी बात इसमें किया गया है। नियम कानून जो भी इंडियन पिनल कोड धारा 314 के तहत इसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये पिनल कोड वही होता है। पिनल कोड यदि बोझ न हो तो यहाँ के 2-4 टाइपराइटर की बात भी किया गया है को खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज का अपार अनुग्रह से उनको ऑफिस में कार्य का अधिकता हवे, तब उससे उनके बिल्डिंग के राइटर्स का काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचाएगी। वे लोग दिन के काम 2 घंटे में कर डालेंगे। 2 दिन का काम क्या होता है? 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, मैं आपसे अब विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ क्या हुआ? अब मैंने आपसे विदा करता हूँ, मैंने आपसे इतनी बातें की, इससे क्या पता चलता कि यह कहानी संवादात्मक कहानी है। बहुत लोग इसको निबंध भी मानते हैं, परंतु आपके इस मनोवलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मैं प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला, यह मूल रूप से लॉर्ड कर्जन उस समय जो वर्तमान वायसराय थे उनके ऊपर व्यंग किया गया, उनकी स्थितियों का, उनके व्यवस्थाओं का, उनके प्रशासनिक सारी चीज़ों का व्यंग किया गया है। भारतीयों को कैसे बड़ा पद या ऊंचा पद नहीं जाता, उन सारी बातों को इसमें उल्लेख देखने को हम सबको मिला। अब हम लोग अगले दिन एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी को देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।